डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है और कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं ये भी हमने सीख लिया है। एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो इसके एप्लीकेशंस पार्ट है, डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखना है। तो पहले ये तो याद कर लो कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी मदद से ही क्या है बनने हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बनने हैं और उन्हीं की ही क्या करने हैं, उनके डायमेंशंस को नोट करने हैं, लिखने हैं। तो आप याद करो कि हमारे पास जो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले थे ना, जैसे लेंथ का हमारे पास क्या था, L था, ठीक है ना। मास का क्या था, मास का हमारे पास M था, ठीक है। टाइम का क्या था, टाइम का डायमेंशन हमारे पास T था। करंट का हमने क्या लिखा था, तो करंट का डायमेंशन लिखा गया था, करंट का लिखा गया था A से लिखा गया था कैपिटल A। टेम्परेचर का लिखा गया था कैपिटल K से लिखा गया था। ऐसे हमारे पास मोल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी हमारे पास निम्नलिखित इंटेंसिटी आ गई इसका CD और फाइनली हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये हमें यूज करने थे, ठीक है। तो हमने कहा था कि बेसिकली हमें इनका ही यूज करना है, ठीक है, बेसिकली तीनों का यूज करेंगे और इनके बाकी जो पार्ट है इनका यूज हम आगे करेंगे। फिलहाल लेंथ ये किसके लिए है, ये हमारा लेंथ का है, लेंथ के लिए यूज करना था। ये आपका मास का हो गया, ठीक है ना। ये हमारा टाइम का हो गया, टाइम के लिए हो गया, आपका ये हो गया करंट के लिए हो गया। फिर हमने यहां लिया टेम्परेचर के लिए, इसके बाद हमने लिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लिया और ये हमारा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने कहा था कि बेसिकली हमको इन तीनों के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस हो गए। अब हमें क्या करने हैं, दूसरी यूनिट्स, जो दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे कल हमने सीखा लास्ट इसको लेक्चर में देखा था हमने, जैसे स्पीड का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, प्रेशर का, इस तरह से बहुत सी क्वांटिटी जिसका हमने डायमेंशन निकालना सीखा था। एक बार रिकॉल कर लो जल्दी से, जैसे हमने डिस्कस किया था स्पीड, स्पीड का डायमेंशन नोट करना हो, स्पीड का हमने बताया था पहले, इसका यूनिट नोट करो। ये यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड हो गया, तो मीटर इसका, ये इसका क्या हो जाएगा लेंथ और ये इसका टाइम, ये हो गया LT-1। देखो मीटर का ये, मीटर के लिए लेंथ हो गया या सेकंड के लिए टाइम हो गया, तो LT-1। ऐसे आप याद करो एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका हो गया हमारा LT-2 हो गया, LT-2। फिर आप याद कर लो, आपके पास डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालना, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लिख सकते हो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, किलोग्राम का आपका m हो जाएगा, ml-3 हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। ऐसे आप फोर्स का निकाल लेते हैं, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का देखो आप याद करो ma फार्मूला क्या होता है, ma होता है और ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। उसको लिखा जाएगा क्या, ml/t के पावर -2, ठीक है ना। ऐसे आपने फोर्स का निकाला, आप ऐसे वर्क का निकाल दो। वर्क का क्या हो गया, वर्क हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हमने निकाला mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट यानी d आ जाएगा, यानी लेंथ, यानी हमारे हो जाएगा m, एक l बढ़ जाएगा तो ml² t के पावर -2। इस तरह से हम लोग जितने भी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके हम डायमेंशन फॉर्मूले लिख सकते हैं, या जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उनके डायमेंशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरह और देखो, जैसे हमारे पास एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये 1/टाइम पीरियड होता है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो गया, t के पावर -1। देखो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, t के पावर -1। टाइम का तो t होता ही होता है, टाइम का देखो टाइम का t है हमारा के पास फ्रीक्वेंसी,
इसका डायमेंशन क्या हो गया टी के पावर माइनस। ऐसे मेरे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी सबके डायमेंशन आपको याद करने हैं। याद करने मतलब आपको नोट करना है और आप नोट करके आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी सबको आप ऐसे एक एक करके देखते जाओ। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी और कैसे हम इनकी मदद से हम लोग जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनके डायमेंशन को लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये डिस्कस करना है कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास फोर्स को, डेंसिटी को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने कह दिया कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी है, फोर्स हमारी कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मान लीजिए डेंसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपसे पूछ देगा कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन नोट करिए, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हमारे पास बड़े अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग वेलोसिटी टाइम फोर्स, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। तो आप ये नहीं कह सकते कि मास का डायमेंशन होना m होगा, नहीं। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कौन सी होगी, वेलोसिटी होगी, टाइम हो गया और फोर्स हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हमारे हैं, ठीक है। पहले तो ये देखो कि क्या इन क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन है क्या विद मास के साथ। तो जरा देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन बन करके आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप देखो, आप देख सकते हो मास, तो मास रहने दो क्योंकि मास का डायमेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स, टाइम और वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस तरह से मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, f होगा, टाइम का डायमेंशन t होगा, वेलोसिटी का v होगा, वेलोसिटी का v होगा, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये v माइनस 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का f t v माइनस 1, f t v माइनस 1, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह दिया कि अगर हमारे पास वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को क्या माना जाए कि अगर ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा। तो मास का डायमेंशन निकालने के लिए क्या कहा, सबसे पहले तो ये तरीका निकालो कि क्या इन क्वांटिटी जो क्वांटिटी दी गई है क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो हमें मिल गया आसानी से, हाँ इनके बीच में इस तरह से रिलेशन है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से हमने मास का निकाल तो लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच का रिलेशन हमें याद ही ना हो, ठीक है, कि इनके बीच का क्या रिलेशन हो, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमको ना बताओ, तो क्या करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी को v से लिखेंगे और इसका डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1, ठीक है ना। टाइम, ये टाइम हो गया, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, ये आपका t हो गया, और यह क्या हो गया, फोर्स, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m l t माइनस 2, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स सबके हमने डायमेंशन को नोट कर दिया, ठीक है, ये डायमेंशन पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनकी मदद से ये काम तब करेंगे जब हमको ये फॉर्मूला पता ना हो। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी मदद से हम अलग अलग किसका, m का, l का और t का डायमेंशन निकालेंगे अलग अलग। जैसे यहां देखो t का डायमेंशन क्या होगा, t का डायमेंशन तो t हो जाएगा, l का डायमेंशन क्या होगा, l का डायमेंशन t से हम डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। ऐसे आप चाहो फिर यहां m का निकाल लो, तो ये अलग अलग निकाल करके और फिर जब सॉल्व करेंगे फिर से हमारे पास मास का डायमेंशन आएगा ft v माइनस 1। एक ऐसा ही क्वेश्चन अगले कल में करते हैं जिसमें आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ
डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी अब हमारा क्या करना है, अब हमको फोर्स का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, किनके टर्म में, डेंसिटी, एक्सेलरेशन यानी g और न्यू के टर्म में। किसका निकालना है, फोर्स का निकालना है। तो पहले तो देखो कि फोर्स का डायमेंशन होता क्या है, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन देखना हम सीख चुके हैं। ये इसका डायमेंशन होता है m l t माइनस 2, m l t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब हमें देखो क्या क्या क्वांटिटी दी गई है। तो हमें क्वांटिटी दिया गया है पहला डेंसिटी, डेंसिटी रो का डायमेंशन, तो डेंसिटी डायमेंशन क्या होता है mm माइनस 3, ये आपको देखने याद हो जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना, ठीक है। डेंसिटी का क्या होगा mm माइनस 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यही एक तरह से एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन होगा lt माइनस 2, और फाइनल हमारे पास लास्ट क्वांटिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू, तो इसका हमने डायमेंशन बताया था दैट इज t माइनस 1, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन हो गया t माइनस 1, यानी हमने बारी बारी से देख लिया कि इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं, और जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला वो भी हमको पता है। यानी अब हम करेंगे क्या, इन तीनों की मदद से, ठीक है, m l t के डायमेंशन निकालेंगे, किनके टर्म में, रो, g और न्यू के टर्म में, और वापस यहाँ पे रख देंगे, फाइनली हमें फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा। तो जरा यहाँ देखो t माइनस 1 है, ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो टाइम का डायमेंशन t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू माइनस 1, ठीक है ना। यानी टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज द न्यू माइनस 1, ठीक है। टाइम का डायमेंशन निकल गया, t का क्या हो गया न्यू माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब लेंथ का डायमेंशन निकालो, ठीक है, ये तो आप निकाल दिए। अब इसकी वजह से लेंथ का डायमेंशन निकालो, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो L इज इक्वल टू g t के पावर माइनस 2, ठीक है ना, g को g रहने दो और t के पावर माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये t ऊपर जाएगा तो t के पावर प्लस 2, तो t का क्या हो गया, t की डायमेंशन न्यू माइनस 1 यानी न्यू माइनस 2, ठीक है ना। यानी हमारे पास लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, g न्यू माइनस 2। दोबारा देखो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है t माइनस 1, यानी अब हमारे पास देखो क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन निकालना होगा, इसके टर्म में क्या होगा, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो t इक्वल टू न्यू माइनस 1। ऐसे l का निकालो, तो ये इससे डिवाइड करोगे तो g lt माइनस 2 हो जाएगा, और ये t माइनस 2 क्या हो गया, दैट इज न्यू माइनस 2। तो t निकल गया, l निकल गया, अब क्या निकालना है, m का निकालना है, मास का। तो मास का कैसे निकलेगा, देखो क्या हो गया, रो यानी रो हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा l के पावर 3, ठीक है, और l के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए रो तो रो रहेगा, l का निकाल चुके हम लोग, ठीक, g के पावर रो, g के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और न्यू के पावर माइनस 6, ये हो गया किसका, मास का डायमेंशन। अब मास लेंथ तो टाइम मिल चुका है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने इसमें फोर्स वाले में। फोर्स में क्या करना था, जरा देखिए, फोर्स में पहला क्या चाहिए, मास चाहिए। मास का डायमेंशन क्या हो गया, रो g के पावर 3 न्यू पावर माइनस 6, l का क्या है, तो l का देखिए हमारे पास है g न्यू माइनस 2 है, और फिर क्या है t के पावर माइनस 2, t के पावर माइनस 2, तो यहाँ देखो t के पावर माइनस 2 है, तो ये न्यू के पावर प्लस 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इनका डायमेंशन। अब सबको अरेंज करते हैं, अरेंज करिए, ये हमारे पास हो गया रो, ठीक है, g पे कितना है, g पे 3 है, और इसमें कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा g के पावर 4, और यहाँ देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा न्यू के पावर माइनस 6। इस तरह से हमारे पास इस तरह से फोर्स का डायमेंशन को मिल गया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा हुआ डायमेंशन की हमारा मेन ये है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको चेंज कर देगा कि नहीं हम मान लेते हैं कि डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, और कुछ इस तरह से फ्रीक्वेंसी है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी आपको दे सकता है, और आपको इस तरह से पूछ देगा कि पर्टिकुलर उस पे एक क्वांटिटी है, यहाँ पे फोर्स दिया रहा था, फोर्स का डायमेंशन निकालो। तो हमें क्या पता है कि पहले जिस क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालो,
डायमेंशन फॉर्मूला। और इनमें यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना होगा, यानी यहाँ पे लेंथ मास टाइम को इनके टर्म में निकालना होगा और ये फिर निकाल करके फाइनल हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब तक हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीख लिया और हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कुछ और दी गई है तो हम कुछ अलग तरीके से भी डायमेंशन लिखना सीख लिए। अब हम बात करने आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन की, यानी हम जो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, इनके पढ़ने से इसके क्या क्या फायदे हैं या इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन यानी हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, इसके कई एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन इन एप्लीकेशन को जानने से पहले एक हम इसका एक रूल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, और इसका यूज हम करना ही करना है। और ये जो रूल कहलाता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कौन सा रूल है? दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या चीज है, इसको देखो ध्यान से। ये कहता है कि only those quantity can be added or subtracted which have same dimension। हम उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनके डायमेंशन कैसे हैं, सेम है। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछा गया कि आप बाजार गए, ठीक है, आपने 2 किलो आलू खरीदा और 2 किलो आपने प्याज लिया, या मान लो 3 किलो प्याज लिया, तो आपसे पूछा गया कि आपने कितना सामान लिया, तो आप कह देंगे 5 किलो हमने सामान लिया। ठीक है, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, प्याज लिया, जोड़ा तो क्या हो गया, 5 किलो हो गया। आप उसको आसानी से जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों मास ही है ना, ये दोनों मास है। यानी आप कह दो ये आपके पास मास है, ये भी आपके पास मास है, और मास मास जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, मास। यानी कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन है, ये मास का है, तो मास प्लस मास, यानी मास में से मास जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास ही मिलेगा। इसका एक दूसरा देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी लेते हैं 10 केजी। ठीक है, 10 केजी आलू था, हमने क्या किया, 3 केजी आलू किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 7 केजी बचेगा। तो यहां भी देखो, यानी मास में से, ये मास क्या है, ये इसका डायमेंशन है, यानी जो क्वांटिटी है, ये मास के डायमेंशन में से मास के डायमेंशन को घटाओगे तो क्या मिलेगा, मास का ही डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि होमोजेनिटी क्या है कि बोलिए दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन, यानी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन कैसे हो, सेम हो। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि आप बाजार गए, ठीक है, और फिर से मान लेते हैं इन्होंने 2 किलो आलू ले लिया, ठीक है, और कह दिया क्या कि हमने 3 मीटर, हमने कोई कपड़ा खरीदा, 2 किलो आलू लिया और 3 किलो क्या लिया, हमने कोई कपड़ा लिया। तो आपसे पूछा कि आपने कितना सामान लिया, तो आप इसको ऐड डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारा मास है, और ये क्या है, ये तो हमारा लेंथ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हम उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन कैसे हैं, सेम है। ये मास और लेंथ को वैसे जोड़ नहीं सकते, यानी ये आपस में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, क्या जुड़ेगा, तो ये आप कह सकते हो या तो लेंथ पे लेंथ को जोड़ लो, ठीक है, यानी जो भी जोड़ोगे किसके साथ जोड़ोगे, सेम क्वांटिटी, सेम हमारे पास इसके डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। जो भी क्वांटिटी, यानी only those quantity can be added or subtracted which have same dimension। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि आपके पास एक क्वांटिटी है x है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, y है, और इनको जोड़ने से हमें z मिल रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, और इनको जोड़ने से क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी क्वांटिटी x है, इसका डायमेंशन जो है वो क्या होगा, वो y के डायमेंशन के बराबर होगा, और वही क्या होगा, z के डायमेंशन के भी बराबर होगा। यानी ऐसे केस में इस तरह से इन दोनों क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना,
देखो क्या किया आपने, इनको इनको जोड़ा जा सकता है, अगर जोड़ा जा सकता है इसका मतलब इनके डायमेंशन कैसे हैं, ये सारी क्वांटिटी कैसी है, एक तरह की है। इसका मतलब जो डायमेंशन x का है वही डायमेंशन y का है, वही डायमेंशन z का है। इसका मतलब इन तीनों के डायमेंशन आपस में कैसे हैं, सेम है। तो ये हमारा क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, यानी हम इसके एप्लीकेशन तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसको जानने सबसे पहले एप्लीकेशन जानने के पहले हमको सबसे पहले ये इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानना बहुत जरूरी था। इसमें क्या कहता है, इस तरह से हम उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। अच्छा एक चीज और, सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मास में लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो, डिवाइड करना चाहो मास के साथ लेंथ को डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां है, बस उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अब एक एक करके हम इसका एप्लीकेशन करते चलते हैं। तो अब हम बात करने आ रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में जो सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो क्या है, दैट इज द चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल रिलेशन दिया गया है, कोई इक्वेशन दिया गया है, तो हमें चेक करके ये बताना है कि क्या इक्वेशन सही है या गलत। ये पहला एप्लीकेशन है किसका, डायमेंशन एनालिसिस का ही पहला एप्लीकेशन है, क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन। लेकिन इसके पीछे हमारे फिर से जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हमको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे दिया गया इक्वेशन सही है या गलत। ठीक है, क्या रिलेशन है, कह रहा है चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक, लॉ हमारे पास पता ही है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, v is equal to u plus at। ठीक है ना, v is equal to u plus at, इसको चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। ये सबको पता है कि इक्वेशन सही है, बट डायमेंशन की मदद से कैसे चेक करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले तो कर लो, यहाँ पे आपका ये LHS है, LHS में आ जाओ, यानी हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। LHS में क्या है, तो LHS में आपको दिख रहा है क्या, v है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, v है। तो v का डायमेंशन क्या हो गया, तो v का डायमेंशन हो गया, याद करिए ये हो गया LT - 1। ठीक है ना, v का डायमेंशन क्या हो गया, LT - 1। अब आ जाते हैं किसमें, RHS की बात करते हैं। RHS में आ जाओ, RHS में क्या क्या मिल रहा है आपको, u मिल रहा है और क्या मिल रहा है, at मिल रहा है। तो इस तरह से u और at का डायमेंशन को नोट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो u क्या है, ये भी स्पीड है, इसका डायमेंशन भी क्या हो गया, LT - 1। अब आ जाओ, a क्या है, a हमारा एक्सेलरेशन है, तो क्या डायमेंशन होगा, LT - 2। ये क्या है, टाइम, टाइम टू t कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, ये दिखेगा LT - 1। और यहाँ पे क्या रहा है, t - 4 या t की पावर 1, ये हो जाएगा LT - 1। और दोनों कैसे हैं, दोनों के डायमेंशन सेम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कि इनको आप आसानी से जोड़ सकते हो, यानी क्या हो गया, ये अब फिर से वापस हो जाएगा LT - 1। ठीक है ना, भाई सेम क्वांटिटी फंडामेंटल जो सेम डायमेंशन को आप ऐड कर सकते हो, इसलिए इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो सेम ही डायमेंशन मिलेगा। इस तरह से RHS का डायमेंशन क्या हो गया, RHS का डायमेंशन भी देखो क्या हो गया, ये LT - 1 और LHS का डायमेंशन भी LT - 1। तो आप क्या लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा कैसा है, सही। ठीक है, आप बता रहे हैं कि दोनों का डायमेंशन कैसे हैं, LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए इक्वेशन हमारा कैसा है, सही। ऐसे और भी आपके पास रिलेशन है, उनको भी सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे आपके पास इक्वेशन दिया गया हो E = mc², क्या इक्वेशन सही है गलत है, ठीक है।
तो ये E क्या है? E हमारी एनर्जी है, L क्या है? मास है, और C क्या है? C द स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। तो ये देखो E ये एनर्जी है, एनर्जी, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। वर्क क्या होता है? वर्क का N L T माइनस ml स्क्वायर टी के पावर -2। यहां देखो ये हमारा LHS में हो गया, RHS में क्या हो जाएगा? मास और क्या है? C स्क्वायर। तो मास का क्या करोगे? मास का देखो m हो जाएगा, C का क्या होगा? LT माइनस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से फिर से देखो क्या हो गया? LHS का डायमेंशन जो हो गया, LHS का डायमेंशन क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन में कितना है? ये इक्वेशन में हमारा करेक्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया वही क्या कि F into S is equal to half mv square minus half mu square। चेक करके बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो अगर आप देखो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वर्क है, ये वर्क हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इनटू वर्क। ठीक है, चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क। ये सही होना चाहिए। चेक करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है गलत है डायमेंशन की मदद से। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी LHS में आ जाते हैं और LHS में डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा? N L T के पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? आपका इसका L हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। तो हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा? ये N L स्क्वायर T के पावर -2। ठीक है ना? F into S को दोनों का अलग लिख दिया और ये ml स्क्वायर T के पावर -2। RHS में आते हैं। RHS में क्या लिखना है? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो एक चीज पहले क्लियर कर लो, ये जो क्वांटिटी होती है ना, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये क्या है? दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसका ऐसे कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होगा तो इनको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे पाई हो गया, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इस तरह से आ गई, इस तरह से हमारा ये हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आप जाके तो फिर से मास यहां क्या हो जाएगा? मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का Lt -1 होता है, तो ये L स्क्वायर T के पावर -2 हो जाएगा। यहां पे भी आ जाओ माइनस मास का m हो गया, u का फिर से Lt -1 और स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर T के पावर -2। सॉल्व करोगे सेम डायमेंशन आप घटा सकते हो, वही डायमेंशन आएगा ml स्क्वायर T के पावर -2। ठीक है ना? देखो क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ LHS, dimension of LHS is equal to dimension of RHS, so this equation is correct। ठीक है ना? ये इक्वेशन कैसा है? हमारा करेक्ट है। ऐसे में आपका एक क्वेश्चन और भी है, ऐसे सॉल्व करके बताना है कि t is equal to 2 pi under root L upon G। क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो ये फॉर्मूला आप देखो जहां t आपका क्या है? t आपका टाइम पीरियड है, d हमारा टाइम पीरियड है, L क्या है? लेंथ है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे पहले LHS में आता, LHS में t का डायमेंशन क्या होगा? t का डायमेंशन t ही होगा, इसका टाइम है, इसका डायमेंशन t हो गया। RHS में आता है, RHS में क्या है? देखो फिर से ये 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो देखो फिर से ये हमारा ये क्या? ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाएगा। बचे हमारे पास ये L और G। तो L का देखो लेंथ का L हो गया और G का क्या हो गया? ये हो गया Lt -2। लेकिन ये स्क्वायर रूट रखा है ना, तो इसको आपको यहां ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे यहां पे हाफ कर दो। L से कैसे करोगे? ठीक है, और आपको क्या होगा? t के पावर ये जाएगा +2 हो जाएगा और ये आपका हाफ हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दैट इज t। इसका मतलब फिर यहां भी देखो क्या हो गया?
आपके पास LHS का डायमेंशन जो है ये इक्वल हो गया किसके, RHS के डायमेंशन के, इसलिए इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमने देखा कि कैसे इसके डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है इसमें, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखा है। अभी बहुत से न्यूमेरिकल करने हैं और इसके बारे में एप्लीकेशन भी बाकी है, उनको भी डिस्कस करना है। तो इसमें बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स और अगले जो एप्लीकेशंस है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।